तो आज जो हम समझने वाले हैं एंड मे बी इन कंटिन्यूइंग सेशंस, ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मुझे बहुत पसंद है. इफ़ आई वुड वांट टू स्टडी एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री इट इज़ दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. मुझे बड़ा पसंद है. मेरी पसंद नापसंद से इसकी इम्पोर्टेंस डिटरमिन नहीं होती, ये बस मेरी पसंद मैं ऐसे बयान कर रहा था. अलबत्ता फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी कैन से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम करंट मॉडर्न पर्सपेक्टिव. इस हिस्से में हिस्ट्री के दो चीज़ हुए हैं बहुत बड़े. एक फाउंडेशंस फॉर यूरोपियन रेनेसांस. यूरोपियन रेनेसांस से निकलेगा नेशन स्टेट्स और नेशन स्टेट्स से निकलेगा मॉडर्न दुनिया जो इस वक्त है. ठीक है, तो अब आप इम्पोर्टेंस समझ ही गए. और दूसरा, इसी की एंटीथेसिस भी यहीं से निकलेगी. एंटीथेसिस मुस्लिम सिविलाइजेशन. इसी एरा में देयर इज़ अ पर्सन इन अरेबिया who Muslims consider to be divinely appointed. They call him a prophet. And then there comes a series of events, caliphates, etc. And that would have huge impact on the course of history after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So both of these things, and these two things are at loggerheads even today in the world. And they are trying to kind of hegemony के लिए वो लड़ रहे हैं. खैर, one of the things I do when I prepare for these sessions is मैं मॉर्निंग में उठ के पहला काम यही करता हूँ कि जो रीडिंग हमें करनी हो मैं उसको एक बार रीडिंग कर लेता हूँ उसकी सुपरफिशियल क्विकली. एंड When I was reading today तो I realized जो हमारा BSHF का मटेरियल है उसका जो पहला ब्लॉक है, मैंने वहाँ नोटिस किया कि जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बाद जो अब हमें आगे पढ़ना है उसके बीच में एक जंप है. There's a big jump. Entire medieval वाला सेक्शन is almost skipped. पूरा ही skip किया गया. Islamic history skipped, etc. all skipped. Now this is also to be understood कि ये skipping ये हर जगह होती है लगभग. हम जाते हैं एंशंट वर्ल्ड, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेजोलिथिक, ये सारी चीज़ों से फिर हम क्या करते हैं, एंशंट किंगडम्स जब हम मुकम्मल करते हैं ना, फिर हम डायरेक्टली आ जाते हैं रेनेसांस पे, डार्क एजेस को स्किप करते हैं यूरोप की. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. हम इसको थ्रेड भी डिस्कस कर सकते हैं. दिस कैन बी पार्ट ऑफ ए सेपरेट सीरीज इन इटसेल्फ कि व्हाई डज दिस हैपन. लोग इसके बड़े सारे रीज़न देते हैं. पहले इसको यूरोसेंट्रिसिज्म भी कहा जाता है. अब यूरोप ने अपना बेड़ा गर्क करके रखा था तो उस हिस्ट्री को पढ़ा भी मत. डार्क एजेस एज इफ यूरोप उससे पहले ग्रीक और यूनानियों के पास था और फिर डार्क एजेस आ गए, उसको स्किप करो और आगे रेनेसांस पे चले जाओ. वैसा ही इस किताब ने भी किया है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं. कुछ लोग इसको फ्रॉम ए मुस्लिम पर्सपेक्टिव देखते हैं, ओरिएंटल पर्सपेक्टिव देखते हैं. वो इसको कहते हैं कि ये तो जो हमारा लिटरेचर है हिस्टोरिकली ये ऑक्सीडेंटल रहा है. दैट मीन्स यूरोपियन नज़र से लिखा गया है और उसमें जो ओरिएंट है उसकी इम्पोर्टेंस को माना ही नहीं गया है. तो ऑल द हैपनिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यूरोपियन कंटेक्स्ट वही बताई गई. जैसे कौन सा वर्ल्ड वॉर है? कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, यूरोपियन वॉर है. ये वोकैबुलरी को चैलेंज किया जाएगा कि हम तो लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो नॉर्मल थे, तुम लड़ रहे हो आपस में, इसको यूरोपियन वॉर बोलो, इसको क्यों बोलना है वर्ल्ड वॉर. तो ये भी एक नज़रिया है. देन देयर वुड बी वो ना जिसको हम कहते हैं पोलेमिक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मुसलमानों से इनको नफरत ही है. मुसलमान इसी वक्त में पैदा हुए, अरब्स और उनका कैलिफेट, तो इनको तो स्किप करना ही है. दे हैव टू ब्लाइंड एवरीथिंग. इन सब बातों में कुछ हकीकत भी है लेकिन कुछ एग्जैजरेशंस भी हैं. अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं इसको देखता हूँ फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव विच काइंड ऑफ डज जस्टिस टू ऑल ऑफ दीज पोजीशंस. कहने का मतलब कि मुझे ऐसा लगता है इसमें भी हकीकत है. यूरोसेंट्रिसिज्म, जो हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विक्टर्स, वो जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा. इसमें भी हकीकत मुझे लगती है. दूसरी बात, मुस्लिम एम्पायर्स
और उनकी इम्पोर्टेंस एट्सेट्रा उसको बयान न करना भी उनको सूट करता है, तो चलिए ये भी हकीकत है। और इसको भी थ्रेडबेयर डिस्कस किया है स्कॉलर्स लाइक एडवर्ड सईद ने, एंड देन देयर आर अदर्स एज वेल। लेकिन देयर इज वन मोर थिंग टू इट। जब हम देखें ना अभी का जो रुझान है सोसाइटी का, व्हाट इज सोसाइटी, हम इसको थोड़ा सेपरेट होकर फ्रॉम आवर मुस्लिम शूज, उसको मुस्लिम शूज को अनटे करके निकाल दे 2 मिनट के लिए और ह्यूमनिस्ट शूज डाले, मॉडर्न ह्यूमन के शूज डाले। मॉडर्न ह्यूमन क्या है? मॉडर्न ह्यूमन सेक्युलर है। मॉडर्न ह्यूमन को क्रिप्टो करेंसी देखना है, उसको स्टॉक मार्केट का राइज एंड फॉल देखना है, उसको वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, उसको ये सारी चीज़ों से ये सेक्युलर सिंबल्स के साथ लेना देना है। वो मजहबी इंसान नहीं है। अब इस इंसान की मेकिंग कहाँ पे है? इस इंसान की मेकिंग नहीं है इस्लामिक हिस्ट्री में, इस इंसान की मेकिंग यूरोपियन हिस्ट्री में है। तो इस वजह से यूरोपियन हिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी। इसकी मिसाल लेते हैं, जैसे मॉडर्न इंसान को मेटाफिजिकल से उतना लेना देना नहीं है, हेयर आफ्टर से उतना लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्ट स्किन इन्वॉल्व है, से फॉर एग्जांपल वोटिंग, जनरल इलेक्शंस के साथ उसका लेना देना है। उसके यहाँ कैलिफेट नहीं है, उसके यहाँ सेनेट है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसको वोट डालना है, ठीक। उसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये हैं उसके मसाइल। उसके यहाँ बहस चल रही है कि हम क्या करें, इसका अबॉर्शन का अलो करें, बैन करें, उसके यहाँ ये बहस है। उसके यहाँ सेक्युलर बहसें हैं कि हमको फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कैसे रखना है, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका इंटरेस्ट है, उसकी ये चीज़ें हैं। वो देखता है आईफोन 15 कब मार्केट में आ रहा है, उसके ये मसाइल है। तो ये जो ये मॉडर्न ह्यूमन बना, इसके रूट्स हम देख सकते हैं यूरोप में ही है। इसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है, वो भी यूरोपियन है। इसका कल्चरल एस्पेक्ट रेनेसांस में है, वो भी यूरोपियन है। ठीक, इसका जो IR एट्सेट्रा है, ये सारा नेशन स्टेट से लिंक्ड है और कॉलोनियलिज्म से लिंक्ड है, उसका सेंटर भी यूरोप ही है। तो इस मामले में वट एवर बी द इंटेंशन बिहाइंड, द जस्टिफिकेशन ऑफ स्किपिंग मिडिवल वर्ल्ड इज देयर। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे फिर वो इस्लाम के बुक्स से हो या जिस भी रीज़न से हो, लेकिन है सही। इसको भी एक और मिसाल से समझा जा सकता है। वो कहता है ना, फलक वो मिसाल देते हैं कि कोई भी लात दवा, उसका वो कमर सीधी हो जाती है लात मारने से, लेकिन आपके लात मारने का इंटेंशन क्या था? उसकी कमर तोड़ना, पर वो सीधी हो गई, वो ठीक हो गया बंदा। इसकी एक और मिसाल दी जा सकती है जिससे आप ये समझेंगे जब गलती से सही काम हो जाता है। जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखने लगे ना, दे wrote it, they divided it into by communal lines: ancient Hindu, medieval Muslim and modern Christian। तो इसको एनालाइज करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हिंदुस्तान में। दिस वाज वन ऑफ देयर वेज ऑफ सोइंग दोज कॉम्युनल सीड्स। बट वट एवर बी द केस, फिर जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखने लगे, उन्होंने भी एंशेंट, मिडिवल और मॉडर्न लिखा। और एंशेंट में उन्होंने भी वहीं तक लिखा जहाँ तक गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर। मिडिवल में उन्होंने भी शुरू किया मुस्लिम्स इन्वेजन से, और एंड उन्होंने किया बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। वेस्टर्न वाले भी ऐसा ही करते थे। और फिर कॉलोनियल हिस्टोरियंस और फिर इन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू की? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल से आगे, बैटल ऑफ प्लासी एट्सेट्रा, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आर करेक्ट इन देयर डिवीजन एंड कॉलोनियल्स वर रॉन्ग। बट कॉलोनियल्स ने जिस वजह से वो डिवीजन किया था वो कॉम्युनल था, लेकिन वो डिवीजन फ्रॉम द नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाज करेक्ट, कि डिवीजन सही है, मगर मजहब नहीं है बेस, कुछ और चेंजेस थी जिसकी वजह से ये डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज करेक्ट। तो मैंने आपको 2 मिसालें दी। अब क्या हुआ, अब जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था तो दे हैव स्किप्ड द बीच वाला पोर्शन एंड दे हैव डिस्कस्ड जस्ट रेनेसांस से पहले क्या हो रहा था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म से उन्होंने शुरू किया है, कैपिटलिज्म एट्सेट्रा। तो आई रियलाइज्ड एट वंस कि वी वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस अगर हम ऐसा करेंगे। हाँ, हमें पूरा मिडिवल नहीं पढ़ने की ज़रूरत,
अलबत्ता एवोल्यूशन ऑफ मैन में ये फ्यूडलिज्म को जानना ज़रूरी है हमें, क्योंकि ये टर्म हमारे डिस्कोर्स में भी है। बहुत सारी सोच को कहा जाता है ये तो फ्यूडलिस्टिक सोच है। हमारे बच्चे इस टर्म को इतना यूज़ करते हैं डिबेट्स में, डिस्कशंस में, आपस में बात करने में, क्लब हाउस पे, ट्विटर स्पेसेस पे, लेकिन किसी को क्लू नहीं है कि ये टर्म का मतलब क्या होता, क्या था फ्यूडल, ये होती कौन सी सोसाइटी है जो फ्यूडल होती है। एंड ऑफन टाइम्स दिस इज़ बैड यूजेज ऑफ लैंग्वेज। जिस चीज़ के लिए वो ये यूज़ कर रहे होते हैं टर्म, उस पर अप्लाई ही नहीं होगा। अब फ्यूडलिज्म को जानना है तो मुझे एट वंस याद आया कि मैंने फ्यूडलिज्म के बारे में कहाँ पढ़ा है, तो मैंने उस किताब को निकाल दिया, अर्जुन देव की एनसीईआरटी की। एंड दैट शुड टेल यू एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स कितनी अच्छी हैं। अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि हम उसी को यूज़ करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूडलिज्म। ये है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1। ये 9वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 9th के बच्चों को ये पढ़ाया जाता था। एजुकेशन का स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, कितना घटा कितना बड़ा वो आप गैस करें, मैं नहीं करूँगा, मैं बस आपको फैक्ट स्टेट करूँगा। किताब का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 1, ए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो 9वीं के बच्चों के लिए किताब थी, कहीं दूर नहीं, यहीं पे, मार्स पे नहीं, यहीं पे हमारे यहाँ एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैंने ये बुक पढ़ी है पहले भी, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसका फ्यूडलिज्म वाला सेक्शन तो बड़ा मज़ा आया मुझे। इट वॉज ऑलवेज अ वंडरफुल रीड, मुझे ये बहुत पसंद है ये किताब, और ये हमारे फ्यूचर रीड्स में भी है इंशाल्लाह। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिस वुड बी आवर टेक्स्ट, अर्जुन देव की लिखी हुई। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये मिडीवल के बाद जब आए ना पोर्शन पे, मैं देख रहा हूँ कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं, जो बैचलर्स की किताब है, उसमें और इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि मैं वो भी पढ़ा हूँ, वो वाली किताब भी पढ़ा हूँ मैं। और देन आई रियलाइज्ड, मैंने इसको बगल बगल में रखा एंड आई स्टार्टेड कंपेयरिंग देम। दैट बुक, वो वाला पोर्शन, वो चैप्टर इज अ फोटोकॉपी ऑफ दिस बुक। फोटोकॉपी, सेम कॉपी पेस्ट। That means what you were being taught in standard 9th is what are being taught in bachelors. Bachelors में वही पढ़ा रहे हैं। And also this tells us, ये दूसरा तरीका इसी चीज़ को देखने का, कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी अगर इसको ऐड करें, यही बेसिस है तमाम इल्म का। क्योंकि ये क्या है, बैचलर्स में ये इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है। तो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री। इसको दूसरा तरीका ये है देखने का कि दीज आर हाउ यू इंट्रोड्यूस पीपल टू दे। सो आवर चॉइस ऑफ टेक्स्ट देन इज़ करेक्ट। जो हम कहते रहते हैं ना कि ये जो 10वीं 12वीं तक का सिलेबस है, इसको अल्लाह के वास्ते अच्छे से पढ़ो, फिर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 99% आपकी नीड्स ये हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं इसको फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा जिसके पास 12वीं तक के सिलेबस का होल्ड है सोशल साइंसेज में, और साइंसेज में 10वीं तक का होल्ड है, अच्छा होल्ड, ही इज़ बेटर देन 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन। एकेडमिकली मैं कह रहा हूँ, वो उनसे साउंड होगा। 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन से वो साउंड होगा, अगर उसका अच्छा होल्ड सिर्फ इतने पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काफ़ी एकेडमिकली इन मामलात में साउंड हूँ, बाकी अल्लाह जाने हूँ कि नहीं, बट लगता तो ऐसा ही है। और मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कहाँ से पढ़ी, यहीं से पढ़ी, यही पढ़ा है मैंने, अर्जुन देव, दैट्स ऑल। ना मैंने वो टाइम मशीन H.G. वेल्स की मैंने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं पढ़ी है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन भी मैंने नहीं पढ़ी है विल ड्यूरेंट की, ना ही मैंने टॉइनबी की किताब पढ़ी है स्टडी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई किताब यही पढ़ी है बस। एंड एनफ मटेरियल है इसके अंदर, एंड यू वुड सी इट इज़ ट्रू। जब हम अभी देखेंगे ना, इसको पढ़ेंगे, यू वुड रियलाइज कि ये किताब तो रियली स्टैंडर्ड है। हम जो बात करने वाले हैं वो है वी वुड स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन आफ्टर द एंशिएंट टाइम्स till our modern times, that is somewhere between 600 to 1500. Now this period is also not same for every place, हर जगह सेम स्केल पे नहीं चलती।
जैसे हमने देखा कहीं पे नियोलिथिक था तो कभी कहीं पे अभी मेसोलिथिक ही चल रहा था, कहीं पे सिविलाइजेशंस बन चुकी थी, अर्बन कल्चर्स आ चुके थे, कहीं और अभी नियोलिथिक ही चल रहा था। तो इसमें भी ऐसा ही है। इस पीरियड को हम मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं, इस पीरियड को हम मिडिल एजेस भी कहते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉमन नहीं है। और हमारा रेफरेंस टेक्स्ट यही है, अर्जुन देव। इसी को बैकग्राउंड बनाकर मैं ये बात करूँगा। 500 ईस्वी आते आते क्या हो गया है, रोमन एम्पायर जो है वो वेस्ट में, यूरोप का ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड हो गया, जहाँ पे अभी पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी का कुछ हिस्सा है, तो ये वाला साइड हो गया वेस्टर्न यूरोप। और फिर नॉर्थ में आ गया थोड़ा सा समंदर, एंड देन द आइलैंड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो बारबेरियन इन्वेजन से ये वाला साइड तो रोमन एम्पायर का ख़त्म हो चुका है 500 ईस्वी आते आते। ईस्ट में रोमन एम्पायर अभी कंटिन्यूड है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये इसी अराउंड बना 500 एडी के अराउंड, और ये कम से कम 1000 साल तक चला। 500 ईस्वी में बना और 1500 ईस्वी तक लगभग था। आपको तो पता ही होगा 1453 में कस्तंतुनिया फतह हुआ शायद 1453 में, और कस्तंतुनिया फतह हो गया। कस्तंतुनिया ही इनकी कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की। इन्हीं को कहते हैं बिजेंटियंस। बिजेंटियंस आपने सुना होगा, कुरान में डिस्कशन होता है इनके बारे में। अरब्स न्यू बेजेंटियंस, बेजेंटियन एम्पायर से मुलाकात भी की थी इन्होंने, अबू सुफियान ने, और उनके साथ जंग भी हुए बिजेंटिनियंस के साथ, यरमुक की लड़ाई उनके साथ हुई। तो दिस इज़ दैट एम्पायर, ठीक है। 1000 साल तक इन्होंने राज किया। वेस्टर्न यूरोप क्या कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप डिवाइडेड है, वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स हैं। कुछ एम्पायर्स ने कोशिश की थी इनको एकजुट करने की, लेकिन बड़ा कुछ यहाँ पे है नहीं। इस टाइम हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में गुप्ता एम्पायर अपने डिक्लाइन पे है। हिंदुस्तान का गोल्डन एज ख़त्म होने को है हिंदुस्तान में। ये हिंदूज़ की गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। उस पर भी बहस होती है बहुत सारी कि उसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं, और है क्या वो गोल्डन एज या नहीं है, दैट्स अ टॉपिक फॉर अदर डे। बट गुप्ता एम्पायर इज़ फॉलिंग, और हून इन्वेडर्स हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं और हिंदुस्तान भी टूट रहा है। और इसके कुछ ही टाइम बाद अरब्स भी अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे। तो इस एरा में सबसे एडवांस सिविलाइजेशन दुनिया की कौन सी है, वो है मिडल ईस्ट की, अरब्स की। अरब्स आर द वर्ल्ड पावर्स एट दिस टाइम, एंड दैट्स जस्ट आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी चेंजेस इस मिडिवल एरा में हुई। पॉलिटिकल मैप बड़ा अल्टर हुआ इस टाइम में। पुराने किंगडम्स टूट रहे हैं, नए एम्पायर्स बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमारे मुद्दे की बात यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस नहीं है। वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि इसके रिपल इफ़ेक्ट्स होंगे आगे जाकर। और ये चेंजेस सबसे ज़्यादा क्लियरली हमको यूरोप में ही दिख रहे हैं, और इस वजह से भी इसीलिए किताबें डायरेक्टली फिर यूरोप पे ही चली जाती है कि आप बाकी को क्या डिस्कस करना है, यही डिस्कस करते हैं, एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं। लेकिन मैंने वो एलिफेंट इन द रूम वो बना कैसे, मैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट्स वाई वी हैव डिविएटेड फ्रॉम द BSHF टेक्स्ट। वहाँ पे शुरू होता है बाय हाउ फ्यूडलिज्म एंडेड। हम बात कर रहे हैं हाउ फ्यूडलिज्म स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म। हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर हम इससे पहले की हिस्ट्री देखें, एंशिएंट टाइम में ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन थी ना, इट वाज ए स्लेव ड्रिवन इकोनॉमी थी। यहाँ पे सोसाइटी में जो भी काम होता था वो कौन करते थे, वो स्लेव्स ही करते थे। और दे वर ब्रॉट एंड परचेज्ड इन मार्केट्स, ये तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, नया सिस्टम डेवलप होगा इन वेस्टर्न यूरोप फर्स्ट, एंड देन इट वुड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल।
और वेस्टर्न यूरोप में ये अपने उरूज पे पहुंचेगा ये सिस्टम। इस सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, फ्यूडलिज्म क्या होता है। इकोनॉमिक लाइफ जो इंसानों की थी इस सिस्टम के अंदर, पहले तो आप यही समझ सकते हैं हम मिडिवल एरा में हैं तो ज़्यादातर लोग रूरल लाइफ ही जी रहे होंगे, राइट। और मेन डिवीजन सोसाइटी का क्या था, या तो पीपल देयर वुड बी पेजेंट्स। पेजेंट्स कौन होते हैं? पेजेंट्स आर छोटे फार्म्स पे काम करने वाले लोग, या तो वो अपने छोटे से फार्म पे, जिसको हम टेक्निकली फार्म कह ही नहीं सकते, सबसिस्टेंस लेवल पे जितना होगा वो खुद के खाने के लिए भी काफ़ी नहीं है, उस लेवल का होता है पेजेंट। या फिर वो किसी और के ज़मीन पे काम कर रहा है। तो इस सोसाइटी में मेन डिवीजन सोसाइटी का क्या है, बिटवीन पेजेंट्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, दे आइदर गेट द शेयर ऑफ पेजेंट्स प्रोड्यूस, अगर उसका एनफ प्रोड्यूस है तो उसमें से लेगा, या तो द पेजेंट वुड हैव टू वर्क ऑन द लॉर्ड्स ज़मीन विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बॉन्डेड लेबर की तरह। तो क्या है अब सोसाइटी का डिवीजन, दो तरीके के लोग हैं, देयर आर लॉर्ड्स एंड देयर आर पेजेंट। पेजेंट्स के पास, कुछ के पास ज़मीन है अपना सबसिस्टेंस लेवल का है, बड़ा छोटा ज़मीन है। कुछ के पास अगर एनफ निकल रहा है तो उसको पार्ट ऑफ इट ही हैज़ टू गिव टू द लॉर्ड्स। और लॉर्ड्स का क्या है, लॉर्ड्स के पास अपनी ज़मीन है, उस पर वर्क करते हैं पेजेंट्स फॉर फ्री, और उसके बदले में उन पेजेंट्स को क्या मिलता है, फूड, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। तो ये है सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है ये वही है विलेज रिपब्लिक्स की तरह है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग इज कंज्यूम्ड लोकली। अब अगर मोस्ट ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड लोकली, दैट मीन्स ट्रेड नहीं हो रहा है या ऑलमोस्ट नील है ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस सोसाइटी में शहर नहीं होंगे, इस सोसाइटी में कस्बे, टाउन्स ये होंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेड ही नहीं है। बाकी दुनिया में भी ऐसे ही चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो इतने मार्क्ड नहीं है। हिंदुस्तान में सामंतवाद कहते हैं उसको देखेंगे क्विकली वहाँ पे क्या हो रहा था। इस बुक ने तो उसको कवर नहीं किया है, विल टेक इट फ्रॉम एल्सवेयर, पर उसको वहीं पे देखेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। अब हमने साइमल्टेनियसली ये कहा कि जितना मार्क्ड यूरोप में था ये बाकी दुनिया में उतना मार्क्ड नेसेसरली नहीं था। जैसे पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि टाउन्स और सिटीज़ ख़त्म हो गए, बहुत सारी टाउन्स एंड सिटीज़ दे वर स्टिल थ्राइविंग। जैसे यरूशलेम उसका अच्छा एग्जांपल है, ट्रेड वाज हैपनिंग इन यरूशलेम। सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशन यूरोप में डेवलप हुए फ्यूडलिज्म के दौरान, ये भी ज़रूरी नहीं कि ये हर जगह ऐसे ही डेवलप हुए, लेकिन इनके पैरेलल्स हमको मिल सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। ऐसी भी बात नहीं है कि थोड़ा सा भी फ्यूडलिज्म कहीं और नहीं था। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी मिलती है। जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री वाज द मेन फीचर ऑफ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम एवरीवेयर। ये जो ये गरीब तबका था, अच्छा मुझे इस वोकैबुलरी से दिक्कत है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्री है, ये क्यों है मुझे इससे दिक्कत, क्योंकि ये अंडरलाइंग हिस्टीरियोग्राफी जो इसकी है वो ये है कि देयर वेयर बेटर ऑल्टरनेटिव्स बट वी चोज टू डू दिस, ये कहा जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ये तब हुई, अगर यही तरीका ही है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। दिस इज अगेन वही मॉडर्निस्ट व्यू से हिस्टोरिकल रियलिटीज़ को जज करना, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। बट देयर आर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एंड मोर सो मार्क्सिस्ट इसको बहुत पसंद करते हैं ऐसे हिस्ट्री को लिखने को। क्यों? क्योंकि उनकी जो हिस्टीरियोग्राफी है वो आर्ग्यू करती है हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच की लड़ाई। और इस वक्त के हैव्स एंड हैव नॉट्स क्या है, पेजेंट्स और लॉर्ड्स। हैव्स हैं लॉर्ड्स, हैव नॉट्स है पेजेंट, तो इनकी आपस में टकरार। एक्सप्लॉयटेशन हैव्स हैव नॉट्स की हमेशा करते आ रहे हैं इस वक्त बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। तो और कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट क्या है, वो है हैव, एंड जो हम हैं वो है हैव नॉट्स एंड दे आर एक्सप्लॉयटिंग अस। लेकिन मैं इसको सही तरीका नहीं मानता हिस्ट्री लिखने का, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन, आप इसको एक्सप्लॉयटेशन की तरह देख रहे हैं फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि इन हालात में यही सबसे अच्छा तरीका था रहने का।
और दिस इज़ अगेन नॉट डूइंग इनजस्टिस टू द मार्क्सिस्ट व्यू, क्योंकि मार्क्सिस्ट व्यू भी इसको एकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस ऑलरेडी सिस्टम में थी और पिछले जो भी सिस्टम है वो पिछले सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट था और वो वक्त की रियलिटी को रिप्रेजेंट करता था। और इसी बेसिस पे वो कहते हैं कि हमारे वक्त कैपिटलिस्ट सिस्टम फ्यूडलिस्ट सिस्टम से बेहतर है, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फ्यूचर में चाहे तुम चाहो न चाहो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी तो बनेगी ही। तो इट काइंड ऑफ डज जस्टिस टू दैट एज वेल, बट द टर्म एक्सप्लॉयटेशन सीम्स टू बी अ मॉडर्न वैल्यू सिस्टम बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन देयर वैल्यू सिस्टम। कुछ सोसाइटीज़ में, जैसे वेस्टर्न यूरोप था, it took the form of what is called serfdom, SERFDOM, serfdom. So feudalism here is in what form? Serfdom form. What is serfdom? देखेंगे कुछ देर में। हिंदुस्तान में ज़मींदारी सिस्टम इसी का पैरेलल है। ज़मींदारी सिस्टम में फ़र्क भी है इससे। पहले तो ज़मींदार है वो वहाँ पे सर्फ एटसेट्रास हैं, यहाँ पे इनका थोड़ा डिफरेंस तो है ही, बट मतलब यू कैन से फ्यूडलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें थोड़ा देसी तड़का लगा है। अदरवाइज सिमिलैरिटीज़ तो हैं, क्योंकि इंडियन पेजेंट और सर्फ जो था उसमें बहुत फ़र्क है, काफ़ी सारी फ़र्क है। दे वर नॉट सेम। कुछ स्कॉलर्स कंसिडर करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम जो एशियन कंट्रीज़ में था इंक्लूडिंग इंडिया, ये फ्यूडलिज्म ही है, चाहे ये यूरोपियन फ्यूडलिज्म से डिफरेंट हो। अलबत्ता यूरोप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्यूडलिज्म ही है इस वक्त का। हम चलते हैं रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन के पास। रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन ने नई कैपिटल ईस्टर्न टेरिटरीज की कहाँ पे एस्टेब्लिश की? कॉन्स्टेंटिनोपल में। कॉन्स्टेंटिनोपल। इस सिटी का नाम था बेजेंटियम। बेजेंटियम ही बन गया कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल ही बना इस्तांबुल। इस वक्त इस्तांबुल है, हाया सोफिया यहीं पे है। ये कब हुआ? ये हुआ लगभग 330 ईस्वी में। 330 ईस्वी में बेजेंटियम नाम का शहर, इसको सिटी बनाया, ये कैपिटल सिटी। और यही शहर फिर बाद में कस्तंतुनिया बन गया, कॉन्स्टेंटिनोपल। कस्तंतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल को अरब्स कहते थे, नेम्ड आफ्टर कॉन्स्टेंटाइन इटसेल्फ। रोमन एम्पायर वेस्ट में बारबेरियन इन्वेजन से डिस्ट्रॉय हुआ। दिस ईस्टर्न ब्रांच कंटिन्यूड फॉर 1000 years as we have already discussed with Constantinople as its capital। बहुत ही वास्ट एम्पायर, बहुत ही बड़ा एम्पायर, और कॉन्स्टेंटिनोपल इस वक्त की सबसे बड़ी सिटी है यूरोप की। लंदन वगैरह क्या है, पेरिस वगैरह क्या है इस टाइम पे? ये छोटे मोटे गांव हैं, छोटे मोटे गांव है। क्या यूरोप में दिखाने लायक? कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सबसे बड़ा शहर है। बाइजेंटीन एम्पायर, अगर आपको मैप का इल्म है, मैप का इल्म बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। इसके बिना हिस्ट्री ना पढ़ी जा सकती है ना समझ आ सकती है, इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बात कहाँ की हो रही है। अगर आप देखेंगे ना, बाइजेंटीन एम्पायर है कहाँ पे? इन्होंने कब्ज़ा करके रखा है एशिया माइनर पे। इनका कॉकसिस तक एम्पायर है, इनका मेडिटेरेनियन के ये ईस्टर्न हिस्से पे कब्ज़ा है। ये क्या बात करते हैं इसकी, बाल्कन्स भी, इन तमाम एरियाज़ पे इनका कब्ज़ा है। दैट मीन्स इसने जानवर की नेक है ना, नेक पे इसने कब्ज़ा करके रखा है। इट इज़ एट द गेट वे ऑफ टू सिविलाइजेशन, एक तरफ से यूरोपियन, दूसरी तरफ से मुस्लिम्स, एंड फिर मुस्लिम्स के आगे आएंगे हिंदूज़। तो दीज वर इंडियंस एट्सेट्रा एंड साउथ ईस्ट एशियंस। ये सारा ट्रेड यहीं से हो रहा है, तो वहाँ पे ये मौजूद है, बहुत अच्छी जगह पे ना, परफेक्ट जगह पे। तो तरक्की भी ये माशाल्लाह अच्छी कर रहे हैं। दीन के मामले में डिफरेंट थे बाकी क्रिश्चियन से। ये इनको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। अभी भी इस खित्ते में इन्हीं का गलबा है। ये एक बड़ा सेक्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं। लोग ज़्यादा जानते हैं रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स को, लेकिन ये छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, ये भी बड़ा सेक्ट है। लाइक मुस्लिम्स का जो सेक्ट है वो ऐसे डिवाइड हो सकता है, लाइक 90%, देन 8%, देन 1%, देन 0.5%।
वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इज सुन्नी मुस्लिम्स। तो यहाँ का डिवीज़न मतलब अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिश्चियंस का ऐसा नहीं है, तो वहाँ का आप ऐसे कह सकते हैं 30-30-30, लेकिन वी नो ओनली द फर्स्ट 2 30s, वी डोंट नो द थर्ड वन। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ये बहुत बड़ा सेक्ट है, छोटा नहीं है। बिजेंटिनियम्स ट्रेड रूट्स पे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और जब 1000 साल तक कोई किंगडम चलेगा ना, तो आप समझ ही जाइएगा कि पॉलिटी स्टेबल होगी काफ़ी हद तक। पॉलिटी स्टेबल होगी तो लोग तरक्की करेंगे। हिंदुस्तान में स्टेबल पॉलिटी किसने दी? पहले दी मौर्यंस ने, तो तरक्की हुई। फिर दी गुप्ताज ने, तो तरक्की हुई। फिर दी दिल्ली सल्तनत ने, तरक्की हुई। फिर दी मुगलों ने, तो तरक्की हुई। स्टेबल पॉलिटी का यही फ़ायदा होता है। कश्मीर में तरक्की हुई ज़ैनुल आबिदीन उनके वक्त में, क्योंकि स्टेबल पॉलिटी थी। तो इन्होंने बड़े बड़े लेविश बिल्डिंग्स और ब्यूटीफुल चर्चेस बनाना शुरू कर दिया। इनमें से सबसे मशहूर वही सेंट सोफिया का चर्च कस्तुनतुनिया में। तुर्कों ने जब 1453 में कब्ज़ा किया तो इसको बदल दिया मस्जिद में। तो उनका को करते थे अक्सर ये, एंड दिस वाज हाउ द मिडिवल वर्ल्ड इवन वर्कड। द सिंबल ऑफ पावर वाज कन्वर्टिंग योर ग्रेटेस्ट थिंग इनटू आवर ग्रेटेस्ट थिंग। ऐसे ही होता था हर जगह। खैर, रोमन एम्पायर का जो डाउनफॉल था वेस्टर्न यूरोप में, इसने बहुत सारी चेंजेस लाई। पहले तो इट गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। 800 ईस्वी के आसपास एक बहुत ही करिज्मेटिक फिगर आती है वेस्टर्न यूरोप में, शार्लमेन। शार्लमेन बहुत बड़ी हस्ती है, इनके बारे में मतलब वेरी रेस्पेक्टेड फिगर एज वेल। वो कहते हैं ना, जैसे अकबर जैसा बादशाह, तो शार्लमेन जैसा बादशाह वहाँ पे। एंड ही फाउंडेड एन एम्पायर जिसने मॉडर्न फ्रांस, जर्मनी और इटली के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। तो दिस इज़ वन ट्राई टू यूनिफाई दिस लैंड। ये एम्पायर भी लेकिन बाद में जब इनकी मौत हो गई तो टूट गया। 1000 ईस्वी आते आते एक नया एम्पायर, होली रोमन एम्पायर, ये बन गया, होली रोमन एम्पायर। एंड दिस इज़ ऑल सेंट्रल यूरोप इसके कब्जे में है, होली रोमन एम्पायर के। दैट मीन्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये तमाम इसी के हिस्से हैं। और बाकी जगहों पे छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे हैं। ये जो नया सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम यूरोप में मिडिवल टाइम्स में बना, इसी सेटअप में, ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो मैंने आपको बोला, इसको हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। एसेंशियली रूरल था, जिसमें पेजेंट्स हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द लॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट और टैक्सेस। या तो वो काम करते थे लॉर्ड्स के लिए उनके लैंड पे फॉर फ्री। जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में सेंट्रल अथॉरिटी आप देख ही सकते हैं कि नहीं थी, डिसइंटीग्रेटेड है पूरा। तो इम्पीरियल पावर कोई है नहीं, सेंट्रल पावर। अब सेंट्रल अथॉरिटी, इम्पीरियल पावर है नहीं इस वाले खित्ते में, वेस्टर्न यूरोप में। तो डेली लाइफ और लिविंग को रन करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो जाएंगे खुद से। हर जगह ऐसा ही होता है, लाइफ फाइंड्स अ वे। सोसाइटी को रन करना है, सोसाइटी रन होगी, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बारे में कुछ होगा नहीं बाद में पढ़ने के लिए, ख़त्म। अगर वो सर्वाइव कर रही है तो उसने कुछ मेथड्स डिवाइस कर लिए होंगे सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और यहीं पे क्या बना स्ट्रक्चर? फ्यूडल स्ट्रक्चर। तो वर्ड फ्यूडल कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, और फीफ, a land. But which kind of land? A land which is held on condition of service. That would be a feud. So a land which you hold with the condition of service, that land is a feud. अब इससे आपको पता चल ही गया होगा कि फ्यूडलिज्म में क्या हो रहा होगा। और फ्यूडल सोसाइटी में ये फ्यूड है, ये जो ये लैंड है, यही ताकत का सोर्स है। जिसके पास ये है उसी के पास ताकत है फ्यूडल सोसाइटी में। ये जो फ्यूडल सोसाइटी वेस्टर्न यूरोप में डेवलप हुई, ये हायरार्किकल थी। दैट मीन्स इसका ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें लेवल्स होंगे। अब टॉप पे कौन होता था? टॉप पे हमेशा जो भी होगा उसको बादशाह कहेंगे। ये जो मैंने
वर्ड यूजेज की ये डिलिबरेटली की और बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड यूजेज की। यूजुअली किताबों में लिखा जाता है किंग वॉज एट द टॉप, विच इज़ अगेन वन वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इससे क्या होता है, इससे होता है हमारे बच्चों के अंदर थॉट डेवलप कि ये कोई वर्ग है, कोई सोसाइटी का ग्रुप है जो हमेशा से हम पे रूल करता आ रहा है, एक किंग्स का ग्रुप। और हम आम इंसान, मैंगो मैन, वी हैव ऑलवेज बीन, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हमेशा हम पे जुल्म ही हुआ है, द बुर्जुआजी हैज़ ऑलवेज टेकन अस फॉर अ राइड। बट इट्स नॉट दैट एट ऑल। मैंने इस सेंटेंस को कैसे बोला? मैंने बोला जो टॉप पे पहुंचेगा वो किंग होगा। सेम बात है, फैक्ट सेम है, फैक्ट्स में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। सो द वंस हु आर एट द टॉप वुड बी कॉल्ड किंग्स। तो एट द टॉप स्टूड द किंग। किंग क्या करता था? वो एस्टेट्स, जिनको फीफ्स कहेंगे, फ्यूड्स कहेंगे, वो काफ़ी सारे लॉर्ड्स में वो बांटता था। इन लॉर्ड्स को आप बोलेंगे ड्यूक्स। आपने सुना होगा ड्यूक ऑफ सो एंड सो, ड्यूक ऑफ सो एंड सो, या अर्ल कहते थे इनको। तो एक किंग के अंडर बहुत सारे अर्ल्स हैं जिसको उसने ज़मीनें दे रखी है। अब बदले में इनसे कुछ लेंगे, वो सर्विस, सम काइंड ऑफ सर्विस लेंगे। अब ये क्या करेंगे अर्ल्स और ड्यूक्स? ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्ट ऑफ देयर फीफ, पार्ट ऑफ देयर फ्यूड टू लेसर लॉर्ड्स, जिनको बैरन्स कहते थे। आज भी कहा जाता है ये टर्म, बिग बैरन्स ऑफ यूरोप। हम करते हैं, ये टर्म यूज़ होती है अभी भी इंग्लिश टर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज में, बैरन्स। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होगी, बड़े ताकतवर लोग। अब इनको बदले में क्या मिलता था? बैरन्स को ज़मीन मिल गई, और बैरन्स इनको देते थे मिलिट्री सपोर्ट। मिलिट्री सपोर्ट किनको? ड्यूक्स और अर्ल्स को। वो मिलिट्री सपोर्ट किसको चाहिए होता था? किंग को। सो यू कैन सी दैट हायरार्की डेवलपिंग। अब इसको कहने का, इसके लिए प्रॉपर टर्म अंग्रेजी में है वैसल्स। सो जैसे कहते हैं ना वैसल स्टेट, वैसल स्टेट। सो एंड सो वॉज, जैसे किश्तवाड़ का किंग वॉज ए वैसल ऑफ कश्मीर का किंग। दैट मीन्स किश्तवाड़ का किंग अपना सेपरेटली रूल कर रहा था, लेकिन ही वॉज ए वैसल ऑफ कश्मीरी किंग। ही वॉज पेइंग हिज एलिजेंस टू कश्मीरी किंग। तो उसको टेक्निकली आप सेपरेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ही डज नॉट हैव एन एंटायर इंडिपेंडेंट, सॉवरनिटी नहीं है उसके पास। ही इज आंसरिंग टू समवन एल्स एज वेल। इसके लिए टर्म यूज होती है वैसल में। सो वी कैन से ड्यूक्स एंड अर्ल्स आर किंग्स वैसल्स, ठीक, बिकॉज दे ओ देयर एलिजेंस टू द किंग। और ये जो बैरन्स हैं ये भी वैसल्स है, किन के? दीज आर वैसल्स ऑफ द ड्यूक्स एंड अर्ल्स। ठीक हो गए, 3 लेवल्स हो गए। लोवेस्ट लेवल लॉर्ड्स की थी नाइट्स की। नाइट्स, KNIGHT, नाइट्स। नाइट्स क्या करते थे? नाइट्स होते थे बैरन्स के अंडर। दे वर द वेसल्स ऑफ बैरन्स, और ये भी मिलिट्री सर्विस ही प्रोवाइड करते थे। अब नाइट्स के अपने वेसल्स नहीं है फर्दर, दे डिड नॉट हैव देयर ओन वेसल्स, और ये इनको मेंटेन करने पड़ते थे, अदरवाइज इनकी इंपॉर्टेंस अर्ल के लिए ख़त्म हो जाती। दफ़ा कर दो इसको, ये चाहिए ही नहीं। हर एक फ्यूडल लॉर्ड अपने जो ऊपर था, इसका जो ओवरलॉर्ड था, ही हैड हिज एलिजेंस टू हिम। हर एक फ्यूडल लॉर्ड एक्सेप्ट फॉर द नाइट वाज फर्स्ट ए वैसल ऑफ द अपर वन एंड देन द ओवरलॉर्ड ऑफ समवन अंडर हिम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिलेशनशिप टॉप टू बॉटम है, रिलेशनशिप एलिजेंस का है। दैट मीन्स अगर किंग चाहेगा तो वो अर्ल को हटाकर किसी और को दे देगा। ये नहीं है कि अर्ल्स ने मिलकर किंग बनाया, तब तो ये डेमोक्रेटिक हो जाता, तब ये हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का देख सकते थे। खैर, एक और चीज, नो वैसल ओन द लैंड। दैट मीन्स लैंड है नहीं इसका, बैरन का लैंड नहीं है, या फिर अर्ल या ड्यूक का लैंड नहीं है, उनको दिया गया। दे आर काइंड ऑफ इट्स केयर टेकर्स। बदले में तुम क्या दोगे? अपनी सर्विस दोगे। सो दैट मीन्स द वैसल वॉज इन एवरी वे हिज लॉर्ड्स मैन। जो उसका लॉर्ड उसको बोलेगा उसको करना है उस। और इससे इसका एक और तरीका कहने का वो ये हुआ कि और कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्सेप्ट हु वाज योर इमीडिएट ओवरलॉर्ड। अब जब जंग की कोई सिचुएशन आ जाती फ्यूडल सोसाइटी में, व्हेन किंग डिमांडेड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम हिज वैसल्स, अब खुद भी वो कुछ ट्रूप्स करता था मैनेज, विच वुड हेल्प हिम टू कीप वैसल्स इन कंट्रोल।
But otherwise he would seek military assistance from his vassals. Who were they? The earls and dukes. तो उनसे उन्होंने कहा वो क्या करेंगे earls and dukes? वो डिमांड करेंगे असिस्टेंस फ्रॉम बैरन्स. बैरन्स क्या करेंगे? बैरन्स अपनी असिस्टेंस ये करेंगे नाइट्स से. So in this way every feudal lord contributed a detachment of warriors and an army was formed. इसमें जो ये feudal hierarchy है ये इतनी strong थी कि you wouldn't find a king asking a baron directly. नहीं, किंग अर्ल से ही कहेगा या ड्यूक से. तो हायरार्किकल स्टेज की ह्यूज रेस्पेक्ट, इसने इस सिस्टम को वर्केबल बनाया. हायरार्की की इज्जत एंड फॉलोइंग दैट. ये जो फ्यूडल लॉर्ड होता था ये अपने छोटे से फीफ में जो भी बैरन अपने वाले पे, ड्यूक अपने वाले पे, तो ऐसे जिसकी भी बात हो रही है वो इसमें ऑल पावरफुल था. वो अपने सोल्जर्स रखता था जो लोवेस्ट लेवल पे सोल्जर्स भी रखते थे. वो टैक्सेस इम्पोज करते थे, जैसे चाहे वैसे कर सकते थे. वो एक तरीके के मिनी किंग्स थे बट नॉट विद फुल सॉवरेनिटी. एंड दे वुड ऑल्सो एक्ट एज जजेस. तो अगर उनके फेफ में फ्यूड में कोई कंप्लेंट होती, so they would act as judges and they would also inflict punishments. So that means they were the executive, they were the judiciary and they were the legislature. ये तीनों चीज़ें. अच्छा, इसी से आता है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी बाद में कि जब तुम ही कानून बनाओगे, तुम ही इम्प्लीमेंट करोगे और तुम ही जज करोगे, ऐसे केस में कुछ गलतियां होने के चांसेस रहते हैं. तुम लॉ को ऐसा बनाओगे एज टू सूट यू, तुम उसको इंटरप्रेट करोगे बाय बिकमिंग जुडिशरी एज इट सूट्स यू, तुम जज करोगे एज इट सूट्स यू, तुम एग्जीक्यूट करोगे एज इट सूट्स यू. सो द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कम्स फ्रॉम हियर. इसी वजह से आप देखोगे अब स्टेट्स में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स. एग्जीक्यूटिव अलग होता है, वो एग्जीक्यूट करता है रूल्स को. लॉ मेकिंग बॉडी अलग होती है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं. और फिर जुडिशरी वो सेपरेट होती है. अब ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते, इनमें गिव एंड टेक चलता रहता है. और फिर एक किस हद का सेपरेशन हो वो भी मैटर करता है. जैसे हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल. तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव हिज का एक बंदा एटलीस्ट लेजिस्लेचर में भी है. सिमिलरली जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिसको आप कैबिनेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वो एग्जीक्यूटिव है लेकिन वो भी पार्लियामेंट में बैठता है. दैट मीन्स लेजिस्लेचर कानून साजी भी करता है वो. तो ये हो गया कि वाटर टाइट तो 100% नहीं है. अलबत्ता पार्लियामेंट अलग चीज़ है, एग्जीक्यूटिव अलग चीज़ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग चीज़ है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. दैट मीन्स दे आर सेपरेट एज वेल. ठीक, ऐसी ही जुडिशरी है. अब यूएस अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ का प्रेसिडेंट सेपरेट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन सेपरेट होते हैं, खुद का अपना कैबिनेट बनाएगा, वो मेंबर्स नहीं होंगे सेनेट के. तो वहाँ पूरा सेपरेशन है. उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान भी है ऑब्वियसली. अदरवाइज एवरी कंट्री वुड चूज जिसका फ़ायदा है. बट समटाइम्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म सूट्स अ पर्टिकुलर प्लेस, एल्सवेयर इट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज. दुनिया की सबसे मशहूर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी ब्रिटिश और प्रेसिडेंशियल हो गया यूएस. तो यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो है यही है फ्यूडल लॉर्ड. नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि एक खित्ता है, उस खित्ते में ये शख्स है, यही यहाँ का हर एक चीज़ है. फिर दूसरा खित्ता है आगे जाकर कुछ किलोमीटर्स जाकर वो किसी और का हिस्सा है, फिर कुछ किलोमीटर जाकर वो किसी और का हिस्सा है. ये सभी अपने अपने एरिया में ऑल पावरफुल हुए. दैट मीन्स देयर वॉज लिटिल पोलिटिकल यूनिटी इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्टेट. इनमें बहुत कम यूनिटी थी. अब अगर इनमें यूनिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इमर्ज नहीं हुआ. अब ये देखिए, नॉट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर लेड टू फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी रेनफोर्स्ड नॉट हैविंग ए सेंट्रल पावर. तो इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए काइंड ऑफ ए रेवोल्यूशन इन चीज़ों से निकलने के लिए. इसको कहते हैं कि इंटरनल फोर्सेस आर नॉट एनफ टू चेंज द सिस्टम. समथिंग आउटसाइड द बॉक्स हैज़ टू हैपन, समवन आउटसाइड हैज़ टू कम. इसका मतलब ये नहीं हो कि बाहर से कोई आकर इन पे हमला करेगा तभी चेंज होगा सिस्टम.
that means within the solutions that are present on the table, nothing can work out. Some out of box thinking needs to be done. कुछ नया ख्याल लाना पड़ेगा. और इन्हीं हालात में कभी कभार लॉर्ड्स इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि वो किंग को भी इग्नोर ही कर देते थे. दे वुड रिफ्यूज टू ओबे द किंग. अब इसके पैरेलल्स आपको हिंदुस्तान में भी मिलेंगे. एटलीस्ट आफ्टर औरंगजेब आपको आराम से मिलेंगे. सर्टन पीपल बिकेम सो स्ट्रांग दैट दे वुड नॉट इवन लिसन टू द किंग. और ये सिस्टम धीरे धीरे हेरिडिटरी बन गया. जो एल्डेस्ट सन होता था किसी भी लॉर्ड का, ही वुड सक्सीड हिम and then they would demand oath of allegiance from his father's vassals. और बाकी सन वो भी लॉर्ड्स बनते थे, और जो वैसल के सन होते थे वो इन लॉर्ड्स के वैसल्स बनते थे. और ऐसे एक रिजिड सोसाइटी बन गई, वेरी पैरेलल टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया. ये बड़ा डिफ़िकल्ट था टू ग्रो आउट ऑफ हिज क्लास फॉर एनी पर्सन. जैसे हिंदुस्तान में अपनी कास्ट से बाहर निकल के कुछ बनना बड़ा मुश्किल था. सो ही फाउंड द क्लास ही वॉज बॉर्न इन, ही वुड डाई इन दैट क्लास. There were exceptions to it. Sometimes the Lord might give you freedom, but oftentimes it would not happen. Most of the times it would not happen. He was bound to his class in which he was born, and that's where he would stay for the rest of his life. We will continue our discussion on feudalism in the next session, inshallah.